हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सी अक्षय मंत्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, दैट इज इको ज्ञान बाय एके। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 1, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के रिवीजन के बारे में, है ना। बहुत ही अच्छे से अपना चैप्टर कवर हो चुका है। अभी अपन जो करने वाले आज पूरा रिवीजन है, अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा, और अगर होता है तो उससे कुछ ऊपर 10-12 मिनट लगेंगे। उतने टाइम में अपना पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से अपन हर एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो जितने भी आपके यहाँ के कॉन्सेप्ट्स है, जैसा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, सारी ही चीजें, कॉप डुग्लास का प्रोडक्शन फंक्शन है, सब सब अपन बिल्कुल भी डिटेल में कवर करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को शुरू करने से पहले सबसे पहला सवाल है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, है ना, कि प्रोडक्शन किसे बोला जाए। तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, जैसा जनरल टर्म्स में अगर मैं प्रोडक्शन का मीनिंग बताऊं तो लोग क्या बोलेंगे, जब कोई भी चीज बनाई जाती है इनपुट से आउटपुट में, यानी कि रॉ मटेरियल का यूज करके जब फिनिश गुड्स बनाया जाए तो उसको क्या बोलना चाहिए, प्रोडक्शन बोलना चाहिए। ऐसा अपन ने आज तक समझा है। बट इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ इसी चीज को प्रोडक्शन बोलेंगे, ऐसी बात है क्या? नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन वो हर चीज है जहां पे कुछ ना कुछ यूटिलिटी या तो जनरेट होती है या फिर यूटिलिटी वहां पे एड ऑन की जाती है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन बोल सकते हैं। ओके, सो इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन डजंट ओनली मीन रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना, बल्कि प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, हर वो एक्टिविटी, हर वो जो काम आपने किया है जिससे क्या हो रहा है, जिससे कुछ ना कुछ यूटिलिटी जनरेट हो रहा है, या फिर जिससे कुछ ना कुछ यूटिलिटी क्या होता है, एड ऑन होता है। उस हर एक एक्टिविटी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, ईच एंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे क्या होगा, आपका कुछ ना कुछ यूटिलिटी ऐड होगा या तो यूटिलिटी क्रिएट होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। अभी मैं जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करता हूं ना, इसका मतलब उस एक्टिविटी से आपको पैसा मिलना चाहिए। वो एक्टिविटी आपने परफॉर्म किस लिए किया है, इनकम अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अगर आपने वो एक्टिविटी किया है तो ही वो क्या माना जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। राइट, मैंने अपने दोस्त को गाना गा के सुनाया क्योंकि मेरा गाना बहुत अच्छा है। ओके, तो ये कोई भी प्रोडक्शन है क्या? नहीं है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या? नहीं है, क्योंकि वो अपने को उस गाने को कोई पैसे देने वाला नहीं है ना। मैंने अपने दोस्त को जो है वो घर से ट्यूशन तक लाने का, रोज पिकअप एंड डिलीवरी का मैं उसको सर्विस दे रहा हूं। क्या मैं जेप्टो हूं क्या? क्या वो मुझे पैसे देने वाला है क्या? इसके नहीं देने वाला, फुकट में मेरे गाड़ी पे आ रहा है, जा रहा है, उसको इससे यूटिलिटी मिलता होगा क्या? यस। लेकिन उसके बदले में वो पेट्रोल के पैसे दे रहा है क्या? नहीं। तो ये कोई प्रोडक्शन है क्या? नहीं है। राइट, जब कोई भी एक्टिविटी फ्री में किया जाता है तो प्रोडक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा। यस और नो? यस, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बनता है क्या? नहीं बनता। ओके, सो प्रोडक्शन किसे बोले जाएंगे, प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो है जो एवरीथिंग विच एड्स यूटिलिटी इज नोन एज प्रोडक्शन। हर वो चीज जो आपको क्या करती है, यूटिलिटी ऐड करती है, फिर यूटिलिटी क्रिएट करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। अभी सर किसी भी कंट्री के अंदर अगर प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, इसका मतलब क्या है, उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। जिस कंट्री के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा, उस कंट्री का ग्रोथ भी उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगा, अच्छा होगा। अभी अपन ऐसा बोल सकते हैं, सर यूएसए के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, इसका मतलब वहां का प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है क्या? यस, इंडिया से कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन वहां पे होता है। ओके, और जितने भी छोटे छोटे कंट्रीज है, जैसा लेट से बांग्लादेश का एग्जांपल लो, श्रीलंका का एग्जांपल लो, क्या वहां पे प्रोडक्शन इंडिया से ज्यादा है क्या? नहीं है। तो वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अपने से कम है क्या? यस। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक दूसरे में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में देखा गया है। ओके, सर कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए वाले हैं प्रोडक्शन के लिए। तो जैसा अगर मैं बोलूं कि मैं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके किसी चीज का फॉर्म चेंज कर देता हूं, लेट से नेचुरल रिसोर्सेज है ट्रीज, मैंने ट्रीज कट किए, उनसे लकड़ी निकाली, उस लकड़ी का मैंने फर्नीचर बना दिया, क्या उसका फॉर्म चेंज हो गया क्या? यस। पहले वो रॉ वुड था, अभी वो क्या बन गया, फर्नीचर बन गया। क्या उससे अपने को यूटिलिटी मिल रही है क्या? यस। कटे हुए झाड़ की टहनियों से कोई भी यूटिलिटी नहीं था, लेकिन उसका जब मैंने फर्नीचर बना दिया, क्या उसका यूटिलिटी है क्या? यस। कटे हुए झाड़ के टहनियां जब मैं किसी को जलाने के लिए यूज करूंगा, क्या उसका यूटिलिटी है क्या? यस और नो? यस। ठीक है, सो वहां पे मैं फॉर्म चेंज करके क्या कर रहा हूं, यूटिलिटी कमा रहा हूं, तो वो प्रोडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेस यूटिलिटी। जब मैं किसी भी चीज का प्लेस ऑफ कंजम्पशन चेंज कर दूं, उससे मुझे क्या मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है। मतलब जैसा लेट से अगर मैं बोलूं कि कोई फैक्ट्री के अंदर स्टोरेज रखा हुआ है, वहां से जहां पे एक्चुअल कंज्यूमर्स है, वहां पे मैं उस प्रोडक्ट को लेके आ रहा हूं।
ओके, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्टिविटी है, क्या ये भी प्रोडक्शन माना जाएगा क्या? यस, क्योंकि जहां पे वो पहले था वेयर हाउस के अंदर, वहां पे उसका कुछ भी काम नहीं था। जब वो एक्चुअल कंज्यूमर तक लाके बेचा गया, तब उसका क्या हुआ, लोगों को यूटिलिटी मिल रहा है। ओके, तो वो भी क्या है, वो भी आपके लिए प्रोडक्शन एक्टिविटी माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट में अगर ऐसा बोलूं कि टाइम यूटिलिटी जनरेट हो जाती है, मतलब आप कोई प्रोडक्ट जो है वो बहुत टाइम तक स्टोर करके बाद में यूज कर रहे हो, तो वो जो स्टोरेज का काम है वो भी क्या है, वो एक्टिविटी भी एक प्रोडक्शन एक्टिविटी मानी जाती है। जिसके अंदर अपन ने वेयर हाउस का एग्जांपल लिया था, कोल्ड वेयर हाउस है, ड्राई वेयर हाउस है, जहां पे अपन बहुत टाइम तक क्या करते हैं, चीजों को स्टोर करके रखते हैं और कुछ टाइम के बाद में उसका क्या करते हैं, अपन यूज करते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी एक प्रोडक्शन एक्टिविटी माना जाता है, राइट। जैसे अगर मैं बोलूं महाराष्ट्र पे हल्दी का जो है बहुत ज्यादा स्टोरेज होता है, चना वगैरह जैसी चीजों को अपन कोल्ड वेयर हाउस में बहुत टाइम तक स्टोर करते हैं और साल 2 साल के बाद में उसको मार्केट में बेचने को निकालते हैं। इससे क्या जनरेट हो रहा है, इससे टाइम यूटिलिटी जनरेट हो रहा है। तो ये भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है क्या? यस, बिल्कुल भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है। ओके, ये अपने को बोलना है। सर अभी तुम लोगों को अगर पता हो तो बहुत लोग क्या करते हैं, मैंगो का ना पिकल निकाल के रखते हैं, मतलब मैंगो का जो पिकल मतलब अचार हो जाएगा, बट मैंगो का अपन ना ग्रेवी अपन जिसको बोल सकते हैं, लोग बहुत बार निकाल के रखते हैं। और मैंगो का सीजन खत्म होने के बाद भी घर पे आमरस बना के खा सकते हो क्या? यस, इस पूरे ग्रेवी को यूज करके बहुत बार अगर तुमने देखा होगा तो रेडीमेड ऐसे आमरस के डब्बे भी मिलते हैं, डायरेक्टली अब उसमें क्या करो, दूध पानी मिला दो, आमरस बन जाएगा क्या? यस, तो ये जो सारी चीजें हैं ये भी क्या है, टाइम यूटिलिटी जनरेट कर रही है। क्या ये एक्टिविटी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है क्या? यस, बिल्कुल भी प्रोडक्शन एक्टिविटी मानी जाती है। ठीक है, जब भी मैं अपनी पर्सनल स्किल्स के थ्रू किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या उससे सामने वाले को यूटिलिटी मिलता होगा क्या? यस, ये भी क्या है, एक प्रोडक्शन एक्टिविटी है, राइट। आज जो ये रिवीजन वीडियो आप देख रहे हो, ये रिवीजन वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है ना, इससे आपको यूटिलिटी मिल रहा है क्या? यस, इसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब तक आप इस लेक्चर को पूरा नहीं देखेंगे। तो पूरा लेक्चर को देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बिल्कुल वीडियो के नीचे कमेंट करते जाओ, राइट। इसी से पैसे कमा सकते हो, है ना। बाकी अगर ऐसे ही सिर्फ वीडियो देख के चले जाओगे तो पैसे मैं कमाऊंगा क्या? नहीं। तो ये प्रोडक्शन बनेगा क्या? नहीं। तो अगर तुम इस वीडियो लेक्चर को प्रोडक्शन एक्टिविटी बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो के नीचे कमेंट, यस और नो? यस, और पूरा एंड तक वीडियो को देखो, बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, चलो। सो ये हो गया आपका प्रोडक्शन का मीनिंग। ओके, नेक्स्ट अपने को इंपॉर्टेंटली बात करनी है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है आपका लैंड। अभी सर लैंड किसको बोला जाए, ये अपने को यहाँ पे समझना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड। देखो, लैंड किसे बोला जाएगा, हर वो चीज जो अर्थ के ऊपर है, यानी कि अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। यहाँ पे डायग्राम आप लोग देख सकते हो, डायग्राम को इग्नोर करो, मतलब जो डिजाइन है उसको इग्नोर करो, भावना को समझो। ठीक है, जो जमीन के अंदर आपको मिलने वाले मिनरल्स है वो भी क्या है, लैंड है। जो पानी है वो भी क्या है, लैंड है। आसमान जो है वो भी क्या है, लैंड है। पेड़ भी लैंड है। ओके, और जमीन के अंदर आने वाले जितने भी आपके फ्रूट्स है वो भी क्या है, लैंड का पार्ट है। सो ईच एंड एवरीथिंग विच इज अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सभी चीजें क्या मानी जाती है, लैंड मानी जाती है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। हर वो चीज जो क्या है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है, उसको अपन यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, लैंड मार रहे हैं। मतलब ये जो सूरज है ये भी लैंड है, और जो हवाएं चल रही है वो भी लैंड है, पानी भी लैंड है, जमीन भी लैंड है, जमीन के अंदर मिलने वाले मिनरल्स भी क्या है, लैंड का पार्ट माने जाते हैं। ओके, यस। अच्छा, सो यहाँ पे लिखा है, देखो डेफिनेशन, everything in the surrounding of the land is included in land like coal mine, temperature, tree, soil, etc. हर चीज क्या है, लैंड का पार्ट माना जाता है, राइट। नेक्स्ट अपन पॉइंट डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लैंड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। सबसे पहला फीचर जो यहाँ पे बोला है, दैट इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड क्या है, आपके लिए एक फुकट में मिला हुआ गिफ्ट है, आपको नेचर से मिला हुआ गिफ्ट है। आपको नेचर को इसके लिए कोई पैसे देने हैं क्या? नहीं देने, है ना। आपको आपके दादा परदादा से मिला होगा, पिताजी से मिला होगा, लेकिन उनको कहां से मिला, उनको तो नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिला था, यस और नो। सो लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, राइट। सेकंड, लैंड का सप्लाई बिल्कुल भी क्या है, फिक्स्ड है। आप लैंड के सप्लाई को बढ़ा सकते हो क्या? नहीं। आपके पास में जितनी जगह है वो जिंदगी भर उतनी ही रहेगी, उसका कभी भी और बोले उसके भी बच्चे बन रहे ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा। वो जितना लैंड है उतना ही रहेगा। मतलब अगर आपका घर 2000 स्क्वायर फुट का है तो वो 2000 स्क्वायर फुट का ही रहेगा, बड़ा होने वाला है क्या? नहीं। आप दिन पे दिन बड़े होते जाओगे, जगह कभी बड़ी होगी क्या? नहीं होगी। अगर ऐसा कभी हुआ
लेट से आपके पास में एक खेत है जिसका भाव पहले 10 लाख रुपए एकड़ था, आज वो 1 करोड़ रुपए एकड़ हो गया। अपन ने सीखा है लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर, वेन एवर द प्राइसेस इंक्रीजेस सप्लाई क्या करेंगे अपन, बढ़ा देंगे। तो मतलब मेरे पास अगर 1 एकड़ लैंड थी 10 लाख के भाव पे मैं बेचना चाहता था, रेडी टू सप्लाई में था, अभी 1 करोड़ रुपए एकड़ का भाव हो गया, क्या मैं ज्यादा लैंड सप्लाई कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। मेरी लैंड बिल्कुल भी फिक्स्ड है, वो पैसे बढ़ने से बढ़ जाती है क्या? नहीं बढ़ती। मैं अपने लैंड को सप्लाई को कभी भी बढ़ा नहीं सकता, उसका जो एरिया है वो बिल्कुल भी क्या होता है, फिक्स होता है। वो कभी भी ग्रोथ करती है क्या? नहीं करती। आपके हाइट के माफिक, आपके उम्र के माफिक वो कभी भी ग्रो करने वाली क्या? नहीं करने वाली। राइट। थर्ड पॉइंट, लैंड बिल्कुल भी परमानेंट और इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। परमानेंट मतलब लैंड की जगह बिल्कुल भी फिक्स्ड है ना, वो अपनी जगह से कभी मतलब रहेगी बिल्कुल भी अपनी जगह पे। ओके, अच्छा लैंड को डिस्ट्रक्ट मतलब क्या करना, उद्ध्वस्त करना। क्या आप जमीन को उद्ध्वस्त कर सकते हो क्या? नहीं। आप लैंड पे बने हुए बिल्डिंग को गिरा सकते हो, बम फोड़ सकते हो उसके ऊपर, वो बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन जमीन कहीं भी जाने वाली है क्या? नहीं। राइट। चाहिए तो जमीन को खड्डा कर सकते हो बॉम्ब से, लेकिन जमीन अपनी जगह छोड़ने वाली है क्या? नहीं। सो लैंड इज अ परमानेंट एंड इनडिस्ट्रक्टिबल फैक्टर। किसने बोला है सर? ये बोला है डेविड रिकार्डो ने। राइट। यस, थर्ड फीचर। फोर्थ पॉइंट अपन यहां पे बोलते हैं दैट इज लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पैसिव का मतलब क्या है भाई, ये खुद से कुछ नहीं कर सकता, जब कोई और इसके ऊपर मेहनत करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन निकलने वाला है। सो लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड अपने आप आपको प्रोडक्शन देगा क्या? नहीं देगा। लैंड के ऊपर लेबर को मेहनत करनी पड़ेगी, लोग जब वहां पे मेहनत करेंगे तब जाके क्या होगा, वहां से प्रोडक्शन निकलने वाला है। तब तक निकलता है क्या? नहीं। सो लैंड इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट इज नॉट एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज इमोबाइल। लैंड कभी भी अपनी जगह छोड़ नहीं सकती, वो अपनी जगह को मूवमेंट कर सकती है क्या? बोले नहीं, आज मेरा घर कोटे में था, कल मेरा घर शिवाजी नगर में आ गया, परसों मेरा घर आनंद नगर में घूम रहा है, तरसों कहीं नांदेड़ के बाहर चला गया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। लैंड इज इमोबाइल, वो अपनी जगह कभी भी चेंज नहीं कर सकता। हर एक एरिया, हर एक लैंड बिल्कुल भी क्या है, फिक्स्ड है, वो उसी की जगह पे रहेगा, जिंदगी भर वही रहेगा। कभी मूवमेंट होगा क्या? नहीं। आज के जमाने में कोई भी हनुमान जी नहीं है जो अपनी जगह उठा के कहीं और लेके जाए, है ना? कोई है हनुमान जी? नहीं है। सबके सब इंसान भरे वाले, सबके सब पापी है। कुछ होना है क्या तुमसे? नहीं होना है। राइट। चलो, फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पे है दैट इज लैंड इज मल्टीपर्पज यूजेस। लैंड का कोई एक यूज है क्या? नहीं है। लैंड पे आप कमर्शियल भी बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप रेसिडेंशियल भी कर सकते हो, लैंड से आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, है ना? देयर आर एन नंबर ऑफ यूजेस जो आपको लैंड के होने वाले हैं। सो लैंड इज हैविंग अ मल्टीपर्पज यूजेस। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज लैंड इज हेट्रोजीनियस। कोई भी लैंड एक जैसी होती है क्या? नहीं। कोई लैंड स्क्वायर शेप में होगी, कोई रेक्टेंगल होगी, कोई ट्राइंगल में होगी, कोई आड़े टेढ़े शेप में होगी, किसी का एरिया कम होगा, किसी का एरिया ज्यादा होगा, कोई लैंड काली होगी, कोई लैंड लाल होगी, कोई लैंड ब्राउन होगी। कोई भी लैंड सेम होती है क्या? नहीं होती। कोई लैंड बहुत ज्यादा पिक देने वाली होती है तो कोई लैंड पिक देने वाली नहीं। बंजर जमीन अपन जिसको बोल सकते हैं, यस और नो? यस। तो कोई लैंड बहुत ज्यादा पानी वाली होती है तो कोई बगैर पानी वाली होती है। तो हर एक लैंड क्या है, अलग है। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस माने क्या? डिफरेंट। और होमोजीनियस माने क्या? सेम। राइट। सो लैंड क्या है, लैंड आपका एक हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक रखता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। कौन से एक बार मेरे साथ फटाफट बोलो। चलो, सबसे पहला free gift of nature, second supply is fixed, third permanent and indestructible, fourth passive factor, fifth immobile, sixth multiple uses, seventh heterogeneous. Okay, next point पे आते, that is second factor of production, that is your labor. Okay, अभी सर लेबर किसको बोला जाएगा? देखो, अभी एक्चुअली ना आज तक अपन ने ऐसा समझा है लेबर मतलब कौन, जो हमाल होता है, जो काम करने वाला पर्सन है उसको अपन लेबर बोलेंगे। बट इकोनॉमिक सेंस के अंदर लेबर उसको नहीं बोला जाता। ओके, इकोनॉमिक्स में लेबर अलग है और लेबरर अलग है ना? जो भी आपका हमाल है, जो भी आपका काम करने वाला पर्सन है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लेबरर। और जो भी वर्क वो करता है उस वर्क को अपन क्या बोलने वाले? लेबर बोलने वाले। कितने घंटे उसने काम किया, उसने जो भी काम किया उस काम को अपन क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। और उस पर्सन को क्या बोलेंगे अपन? लेबरर बोलने वाले हैं। ये सबसे पहले अपने दिमाग में रखो। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट इज लेबर कब माना जाएगा, है ना? जब कोई भी पर्सन मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन करता है। एक्सर्शन माने क्या? काम, मेहनत, ऐसा अपन बोल सकते हैं ना। तान तनाव, बेचारा अगर मेंटली, मेंटली मतलब दिमाग से काम कर रहा है। कोई पर्सन है ऑफिस में बैठा हुआ है, कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं, है ना? उसको भी अपन बोल सकते हैं क्या? ही इज डूइंग हिज मेंटल एक्सर्शन, है ना? दिमाग का खेल है, वो दिमाग का काम कर रहा है। कोई पर्सन होगा फिजिकल एक्सर्शन करेगा, सामान इधर से उठा के उधर रख रहा है, तो वो भी क्या है? लेबर है।
सो हर एक पर्सन जो मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन करता है फॉर सम रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स मतलब पैसा, मैंने जो भी काम किया उसके लिए मुझे क्या मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, तभी मैं क्या मानूंगा उसको, लेबर मानूंगा, वरना मानने वाले हो क्या, नहीं, राइट। सो मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन होता है फॉर द रिवॉर्ड्स, फॉर सम कंसिडरेशन, पैसे के लिए कुछ अपने को मिलेगा इन रिटर्न, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। बाकी किसी भी चीज को अपन लेबर बोलने वाले क्या नहीं। मतलब आपके मम्मी सुबह सुबह उठ के आपको टिफिन बना के देते हैं, जिसके बदले में आप उनको कुछ भी बोलते हो क्या, कुछ देते हो क्या महीने को पैसे उनको, नहीं। अच्छा अपन बात भी नहीं करते, उल्टा चार गालियां देके बोलते हैं नमक इच कम है, मिर्ची ज्यादा हो गई, फलानाच हो गया, है ना। कभी अपन तारीफ भी कर सकते क्या उनकी, नहीं कर सकते। तो अपन उनको इन रिटर्न कुछ दे रहे क्या, नहीं। बट वो तो सुबह सुबह उठ के मेंटली और फिजिकली दोनों एक्सर्शन कर रहे क्या, यस। तो वो लेबर है क्या, नहीं, वो लेबर नहीं है, क्योंकि उनको समथिंग रिटर्न्स कुछ मिलने वाला नहीं है, वो तो बस लव एंड अफेक्शन में काम किए जा रहे, यस और नो। तो जितने भी लोग ऐसे लव एंड अफेक्शन में काम करते हैं ना, तो वो लेबर माना जाएगा क्या, नहीं माना जाएगा, राइट। जैसा अभी समझो तुम लोग भी है, तुम लोग अपने बड़े भाई बहन को अगर पानी ला के देते हो, अपने पेरेंट्स को जो जगह पे पानी ला के दे रहे हो, खाने की थाली ला के दे रहे हो, इसके बदले में आपको कुछ मिलने वाला है क्या, नहीं। आपको बोला गाड़ी धो, तुम गाड़ी धो के दे रहे हो, तुमको कुछ मिलने वाला है क्या, नहीं। तो तुम लेबर नहीं हो, है ना। तुम किस लिए कर रहे हो, लव एंड अफेक्शन में कर, भाई अपना भाई है, अपनी गाड़ी है, अपने घर वाले बोल के अपन काम किए जा रहे हैं। सो दिस इज नॉट लेबर। लेबर कब माना जाएगा, जब आप मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन करते हो फॉर सम कंसिडरेशन, फॉर सम रिवॉर्ड, तब अपन उसको क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट अपन यहां पे बात करें, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। सबसे पहला पॉइंट है दैट इज लेबर इज ह्यूमन एफर्ट, राइट। जब कोई भी पर्सन कुछ एफर्ट्स लेता है, कुछ मेहनत करता है, तब जाके क्या माना जाएगा, लेबर माना जाएगा। अगर किसी पर्सन ने कोई मेहनत ही नहीं करी तो वो लेबर है क्या, नहीं है। सो ह्यूमन एफर्ट्स आर इंक्लूडेड इन अवर लेबर कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट इज लेबर कैसा होता है, पेरिशेबल नेचर का होता है। अगर आपने उससे आज काम करवा के नहीं लिया, आज वो बिल्कुल भी खाली बैठा है, तो यही टाइम क्या कल वापस से आने वाला है क्या, नहीं। कल तो वो उसी 8 घंटे में काम करेगा। आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कल तुम 2 घंटे खाली बैठे थे, आज वो 2 घंटे ज्यादा काम कर लो, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो एक बार जो लेबर का टाइम चला गया वो चला गया, वो फिर से आने वाला है क्या, नहीं। सो लेबर कैसा होता है, पेरिशेबल नेचर का होता है। जब है तब उसका यूज कर लो, फिर वो क्या हो जाएगा, नहीं तो बेकार चला जाएगा। बहुत बार ऐसा होता ही होगा, कई सारे कंपनीज के अंदर लेबर लोग खाली बैठ जाते हैं, तो वो उतना टाइम बाद में काम करने वाले क्या नहीं करेंगे, बाद में काम करेंगे तो उसका उसका क्या लेंगे, एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, यस और नो, यस। सो लेबर इज अ पेरिशेबल नेचर। नेक्स्ट, लेबर कैसा होता है, बिल्कुल भी मोबाइल होता है। मोबाइल मतलब मूवमेंट कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, एक जॉब से दूसरे जॉब पे, एक काम से दूसरे काम पे, क्या आप उसको मूव कर पाते हो क्या, यस। आपका ही फैक्ट्री में अलग अलग जगह पे उसको काम लगाने लगा सकते हो क्या, यस, बिल्कुल भी लगा सकते हो। तो लेबर इज द मोबाइल नेचर। ओके, नेक्स्ट इज लेबर कैसा है, एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना। ये खुद हर जगह क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, इसको प्रोडक्शन करवा के लेना है, इसको दूसरे जो भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनसे क्या करना है, काम निकलवा के लेना है। जैसा आपने लैंड को बारे में बोला, लैंड के ऊपर लेबर को क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, प्रोडक्शन आएगा, वरना आने वाला है क्या, नहीं। सो लेबर इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसको मेहनत करना है, ये बिल्कुल भी एक्टिव होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अच्छा ऐसा भी बोल सकता हूँ लेबर को बाकी सभी फैक्टर्स में भी कोऑपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। नेक्स्ट इज लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर, है ना। लेबरर और लेबर दोनों को अलग करना पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि लेबरर से ही आपको क्या मिलेगा, लेबर मिलेगा। तो जब लेबर प्रेजेंट होगा, मतलब जब लेबरर प्रेजेंट होगा तभी क्या मिलेगा, लेबर मिलेगा। तो अगर आपने लेबरर को निकाल दिया तो लेबर मिलने वाला है क्या आपको, नहीं। सो लेबरर से लेबर को सेपरेट करना पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि लेबर ही आपको क्या देगा, लेबर देने वाला है, राइट। नेक्स्ट इज पुअर बार्गेनिंग पावर। बेचारा लेबर हमारा गरीब होता है, उसके पास में बार्गेनिंग पावर है क्या, नहीं। वो कभी भावताव कर सकता है क्या, नहीं। उसको जितना पगार मिलता है बेचारा उतने पगार में क्या करेगा, काम करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि इनका काम होता ही बहुत ज्यादा लिमिटेड है और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि इनकी कोई सुन के लेने वाला है क्या, नहीं। सब लोग क्या बोलेंगे, काम करना है तो कर, वरना निकल ले। तो बेचारे के पास बार्गेनिंग पावर कितनी बड़ी ही कम होती है ना। तो जितना पैसा मिल रहा है बेचारा उतने में क्या करेगा, काम करने वाला है। नेक्स्ट, लेबर पावर्स आर डिफरेंट। अच्छा, हर एक लेबर की पावर सेम होती है क्या, नहीं। हर एक लेबर की पावर क्या है, डिफरेंट है। कोई ज्यादा काम कर सकता है, कोई कम काम कर सकता है, कोई ज्यादा वजन उठा सकता होगा, कोई कम वजन उठा सकता है। तो हर एक लेबर का पावर क्या होता है, डिफरेंट होता है। नन लेबर इज सेम, अपन ऐसा बोल सकते हैं, है ना। कोई भी लेबर सेम है क्या, नहीं। अरे यार, किसी इंसान की उंगलियां ही सेम नहीं है तो दो लोग सेम हो सकते हैं क्या, कभी भी नहीं। सब लोग चेक कर लो एक बार, अपनी अपनी उंगलियां सेम है क्या,
कोई 2 उंगलियां तुम्हारी सेम है तो मुझे बता देना इस वीडियो के नीचे कमेंट करके कि सर मेरी 2 उंगलियां सेम है, मैं मान लूंगा। 50,000 रुपए गिफ्ट मेरे तरफ से। एक हाथ की 2 उंगलियां, वरना बोलेंगे सर देखो दोनों अंगूठे सेम है। ऐसी पागलपंती नहीं चाहिए, ठीक है। एक हाथ के 5 उंगलियों में से कोई भी 2 उंगलियां सेम है तो बता देना। यस और नो? हो ही नहीं सकता। जब इंसान के उंगलियां ही उसके सेम नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? ये सेम कैसे हो गए भाई? ये बड़ी है, ये छोटी है। ये भी सेम कैसे? देखो ये भी ये छोटी है, ये बड़ी है। ऐसे आड़ा टेढ़ा ऐसा करके नहीं आता बाबू। कुछ भी मत लगाओ गणित तुम्हारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। नॉट ऑल आर प्रोडक्टिव। सारे ही लेबर प्रोडक्टिव होते हैं क्या? नहीं होते। सब लोग कामचोर है आज के दुनिया में। तुम लोग जो जेंजी हो ना, तुम तो सबसे बड़े कामचोर हो। तुमको कोई भी एग्जर्शन चाहिए क्या? नहीं चाहिए, है ना। तो ये वीडियो भागो मत अभी, ये डायलॉग सुन के रुको, पढ़ के जाओ पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, सभी लेबर प्रोडक्टिव होने वाले क्या? नहीं होने वाले। सब लोग उतना ही काम करते क्या? नहीं। कुछ लोग होते हैं बड़े ही कामचोर, जिनको काम करने में कोई इंटरेस्टेड है क्या? नहीं, उनको खाली टाइम पास करना है। वो लोग बैठ जाएंगे कुर्सी पे अपनी, बस आराम से, बोले फुकड़ के पैसे खाऊंगा, है ना। ऐसे लोग बिल्कुल भी क्या अपने लिए प्रोडक्टिव नहीं है। हर बार या फिर हर एक पर्सन अपने लिए प्रोडक्टिव होता है क्या? नहीं होता। जो काम करेगा वो अपने लिए प्रोडक्टिव है, जो नहीं करा वो प्रोडक्टिव है क्या? नहीं, वो बिल्कुल भी बेकार है अपने लिए, राइट। सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इजीली। अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर लेबर का सप्लाई बढ़ाना चाहते हो तो क्या है पॉसिबल है क्या? नहीं है। शॉर्ट टाइम में आपको लेबर मिलना नहीं है। अगर लेबर मिल भी गया तो कितना काम करेगा? लिमिटेड काम कर सकता है। इंसान है भाई, है ना। मशीन थोड़ी है 24 घंटे चलने के लिए, उसकी भी कुछ ताकत है, उसकी भी कैपेसिटी है। उसके बियॉन्ड हो जा सकता है क्या? नहीं। तो शॉर्ट टाइम में आप लोगों का लेबर का जो सप्लाई है वो बढ़ा नहीं सकते, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज लेबर सप्लाई। ओके, अभी लेबर सप्लाई कैसा होता है ये इंपॉर्टेंटली यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है ना। लेबर सप्लाई ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इनिशियली जब भी आप लेबर का पर आवर वेजेस बढ़ाते जाते हो, तो जैसे जैसे उसके पर आवर वेजेस बढ़ते जाएंगे ना, वो क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा काम करने लगेगा, है ना। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे उसका क्या हो गया? सेटिस्फैक्शन लिमिट आ गया कि अभी उसको ज्यादा पैसा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। देखो, इंसान के अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कितना भी पैसा कमा लो, मन कभी भरेगा क्या? नहीं भरेगा। लेकिन अगर मन से सेटिस्फाइड फील कर रहे हो तो 1,000 रुपए भी दिन के कमाए तो बस है क्या? यस है। तो भाई हमारा जो लेबर होता है ना, जो डेली वेजेस वाले लोग होते हैं ना, उनका एकदम टारगेट फिक्स होता है कि भाई इतना पैसा कमाने का, इससे ज्यादा पैसा अपने को चाहिए क्या? नहीं चाहिए। वो लोग ज्यादा आगे की सोचते क्या? कभी भी नहीं सोचते। तो लेबर सप्लाई की केस में क्या देखा गया कि जैसे जैसे अपन किसी भी लेबर का पर आवर वेजेस बढ़ाते जाते हैं, तो इनिशियली जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी सप्लाई बढ़ेगा क्या? यस। तो वो पर्सन ज्यादा ज्यादा काम करने लगता है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे उसका सेटिस्फेक्शन लिमिट अचीव हो जाता है कि लेट से 1,000 रुपए उसको रोज के कमाने थे, उसने कमा लिए, है ना। 200 रुपए पर मंथ काम, 200 रुपए पर आवर काम कर रहा है, 5 घंटे काम करता है तो उसके 1,000 रुपए क्या हो गए? उसको मिल गए, उसका सेटिस्फेक्शन लिमिट आ गया। इसके बाद अगर आप उसका और वेजेस बढ़ा दोगे, यानी कि आपने उसको बोला कि मैं, तू काम बहुत अच्छा करता है इसलिए मैं तुझे 250 रुपए पर घंटे के दूंगा, तू और ज्यादा काम किया कर, तो क्या बोलेगा? मैं अभी सिर्फ कितने काम करूंगा? 4 ही घंटा काम करूंगा। क्यों? क्योंकि बोले मेरे 1,000 रुपए मेरे को कमाने का है। कितने में कमा सकता हूँ? 4 घंटे में कमा सकता हूँ। तो बचा लो, मैं टाइम क्या करूंगा? आराम करूंगा, राइट। यस। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा गया। इसलिए इन्होंने क्या बोला है, इनिशियल लेवल पे क्या होता है? इनिशियल लेवल पे अपने को दिख के आता है, दैट इज इनकम इफेक्ट। लोग क्या करेंगे? पैसे कमाने के चक्कर में ज्यादा काम करेंगे और आराम कम करेंगे। बट एक पॉइंट के बाद में जब उनको जितना भी पैसा चाहिए होगा उन्होंने कमा लिया, उसके बाद में अगर आप उनके पर आवर वेजेस और भी बढ़ाते जाओगे तो वो लोग काम बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि वो लोग क्या कर देंगे? काम को कम करने वाले हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। लोग अभी काम कम करेंगे और आराम क्या करने वाले? ज्यादा करने वाले हैं। सो वर्क आवर्स आर लेस देन योर लीजर आवर्स। लीजर का मतलब क्या होता है? आराम। लोग आराम ज्यादा प्रीफर करेंगे और इसकी वजह से यहाँ पे आपका जो सप्लाई कर्व है वो कैसा बन जाता है? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बन जाता है। ओके, इसको अपन बूमरैंग कर्व भी बोलते हैं। अच्छा, इसको देख के तुमको कुछ याद आ रहा है क्या? यस, आ रहा है क्या? जल्दी से कमेंट करो जो भी तुमको याद आ रहा है ना। क्या याद आ रहा है अपने को? मोगली याद आ रहा है ना। मोगली के हाथ की वो छड़ी जो ऐसा वो फेंकता था, फिर घूम घूम के वापस उसके पास आती थी, राइट। दिस इज नथिंग बट अ बूमरैंग, जो आप लोगों ने भी मे बी बचपन में खेला होगा, है ना। सो ये बूमरैंग कर्व भी अपन इसको बोलते हैं। जो इंस्टाग्राम का तुम्हारा बूमरैंग है, स्नैपचैट वाला, वही यही है। तो उन्होंने कोई इन्वेंट नहीं किया, ऑलरेडी इन्वेंट हो चुका था और उन्होंने बस इंप्लीमेंट किया है बूमरैंग को, ठीक है। यस। चलो, सो ये हो गया आपका लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई कैसा होता है? इनिशियली ग्रो करता है बट एक पॉइंट के बाद में कम होने लगता है। और लेबर सप्लाई का कर्व कैसा बनता है? अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आंसर क्या होना चाहिए? बैकवर्ड बेंडिंग बनता है, राइट। ये पहले इनिशियली ग्रो कर रहा है, फिर क्या हो रहा है? बैकवर्ड बेंड कर रहा
है, इसको अपन बूमरैंग कर्व भी बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे अपने दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खत्म होते हैं, बढ़ते तीसरे की ओर, दैट इज योर कैपिटल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को मीनिंग समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड वेल्थ। ओके, वेल्थ किसे बोला जाएगा, वेल्थ ये एक ब्रॉड टर्म है और कैपिटल एक उसका क्या है, छोटा सा पार्ट है ना। वेल्थ में आपके पास जितने भी असेट्स है, जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी पैसा आपके पास में, वो सब किसका पार्ट बन जाता है, वेल्थ का पार्ट बन जाता है। बट कैपिटल किसे बोला जाएगा, कैपिटल सिर्फ वही पार्ट है जिससे आप और इनकम अर्न करने को यूज करते हो, है ना। सो कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ योर वेल्थ जिसका यूज करके आप क्या करते हो, और पैसा कमाते हो। सो कैपिटल को क्या बोलते हैं अपन, दैट इज प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन, है ना। कैपिटल ये एक ऐसी चीज है जिसको अपन क्या करेंगे, प्रोडक्शन के लिए यूज करने वाले हैं। बट अदर देन कैपिटल, अगर आपके पास में कोई ऐसी चीज है जिसका प्रोडक्शन से कुछ लेना देना है क्या, नहीं, तो वो किसका पार्ट है, वो आपके वेल्थ का पार्ट बन जाता है। लेट्स से आपके पास जो फैक्ट्री है, इज इट योर वेल्थ, यस। इज इट योर कैपिटल, यस। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आपका जो रहता हुआ रेसिडेंशियल हाउस है, इज इट योर वेल्थ, यस, बट इज इट योर कैपिटल, नो, ये आपका कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। आपके रहते हुए घर में कुछ भी प्रोडक्शन हो रहा है क्या, नहीं, सो दैट इज नॉट अ कैपिटल। कैपिटल किसे बोला जाएगा, ऐसी चीजें जिसका यूज आप कहां पे करते हो, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में करते हो। जो आपका रहता हुआ घर है वो आपका क्या है, वेल्थ है। जो आपकी घूमने फिरने की गाड़ी है, कार है, बाइक है, वो सब क्या है आपके लिए, वेल्थ है। बट अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई भी टेम्पो ट्रैवलर वगैरह है ना, कोई टाटा एस वगैरह है, तो वो सब क्या है, वो सब आपके प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए कैपिटल मान लिया जाएगा, राइट। सो कैपिटल, दिस इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना, विच यील्ड्स इनकम विच इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो इनकम जनरेट करता है, वो क्या है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है। ओके, वो चेंज होते रहता है ना। सो कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन। ये अपने को बिल्कुल भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को ये याद रखना है कि लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योर, ये सारे आपके क्या है, प्राइमरी फैक्टर है ना, ये सारे आपके प्राइमरी फैक्टर है। लेकिन कैपिटल ये आपका क्या है, ये आपका प्राइमरी फैक्टर नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक मैनमेड फैक्टर है ना, जो पर्सन ने, एंटरप्रेन्योर ने खुद ने बनाए वाला होगा। एक बिजनेसमैन ने बनाया हुआ क्या होता है, कैपिटल होता है। सो कैपिटल इज नॉट अ प्राइमरी फैक्टर, इट इज अ मैनमेड फैक्टर। एमसीक्यू में सवाल पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनमेड फैक्टर। चारों फैक्टर्स का तुमको ऑप्शन दे दिया जाएगा, विच इज करेक्ट, कैपिटल इज योर मैनमेड फैक्टर, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल फॉर्मेशन होता कैसे, ये अपने को यहाँ पे समझना है। इसका एक पूरा सर्कल है, विशियस सर्कल है, ये गोल गोल जब तक घूमते रहेगा तब तक कैपिटल फॉर्मेशन होते रहेगा, और जब ये बिल्कुल भी बंद हो गया तब कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। या ये जब रिड्यूस हो जाता है तब कैपिटल फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या, यस, बिल्कुल भी बोल सकते हैं। पहले समझ लेते हैं व्हाट आर द स्टेप्स। देखो, सबसे पहले इस फ्लो चार्ट को समझो, यहाँ पे क्या बोला है। देखो, स्टेप 1 पे कौन है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के दिमाग में क्या आया, उसके दिमाग में आया बिजनेस का आइडिया। अभी बिजनेस आइडिया को फुलफिल करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, पैसा। पैसा कहां से लेके आएंगे, या तो ओन फंड से लेके आएंगे, या तो बैंक के लोन से लेके आएंगे। अभी अगर समझो आपने दोनों जगह से पैसा ला लिया, खुद का कुछ पैसा है, खुद बैंक लोन से आपने पैसा ला लिया, उस पैसे को लेके आप क्या कर दो, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करोगे। अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट से आप क्या खरीद लोगे, आप खरीदोगे मशीनरी, आप खरीदोगे लेबर, आप खरीदोगे रॉ मटेरियल। इन सब का यूज करके आप क्या बना लोगे, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स बनने के बाद में अपने पास संभाल के रख लोगे क्या, नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। जब इसको सेल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट। अच्छा, इस प्रॉफिट को अपन क्या मानते हैं, आपकी इनकम। अच्छा, इस इनकम से आप क्या करोगे, या तो ड्रॉइंग्स करोगे, या तो खर्चे करोगे, और बचे हुआ क्या हो जाएगा, सेविंग। अच्छा, ये सेविंग कहां रखने वाले हो, तिजोरी में भर के क्या, नहीं, अज्यूम्ड है कि कहां रखना है, बैंक में रखना है। क्यों बैंक में रखना है, आप अगर बैंक में पैसा रखोगे इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, तो ये पैसा आगे जाके किसी और को क्या मिलेगा, लोन बोल के मिलेगा, फिर ये पैसा किसी और के काम में आएगा क्या, यस। तो अज्यूम क्या किया गया कि आपने पैसा कहां रखना चाहिए, बैंक में रखना चाहिए। आपने जो भी आपकी सेविंग्स है उसको कहां रखना चाहिए, बैंक में रखना चाहिए। फिर ये सेविंग्स का क्या होगा, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग होगा, मतलब सेविंग्स का मूवमेंट होगा। किसी और को ये पैसा बैंक क्या करेगी, एज ए लोन बांटेगी, जो आगे जाके अपने बिजनेस में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, और उसका यूज करके वो आगे बिजनेस बनाने वाला है। और ऐसा जो ये साइकिल है क्या होगा, चलते रहेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, कि आपने क्या किया, आपने सबसे पहले कर दी सेविंग, उस सेविंग का आगे जाके क्या होगा, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग मतलब मूवमेंट, आपके पैसे कहीं और सेव हो रहे, और सेव होने के बाद बैंक उसका क्या बांट रहा है, लोन। लोन बांटेगा तो अगला पर्सन उससे क्या करेगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करेगा उस लोन से, और उस इन्वेस्टमेंट से अगेन बिजनेस करके पैसा कमाएगा, पैसे कमा के सेविंग करेगा। फिर वो सेविंग कहां रखेगा, बैंक में। फिर अगेन बैंक उस सेविंग को क्या करेगा, लोन बोल के बांटेगा। फिर वो लोन किसी और के लिए क्या बन जाएगा,
इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, फिर ये सर्कल कैसा है, घूमते रहेगा। जब तक ये सर्कल घूमते रहेगा तब तक कैपिटल फॉर्मेशन होते रहेगा। जब तक ये सर्कल बंद हो गया, लेट से कहीं पे ऐसा हो गया कि लोगों ने बोला मैं मेरी सेविंग घर पे ही रखूंगा, बैंक में तो रखूंगा ही नहीं, मुझे बैंक पे भरोसा है क्या, नहीं है, तो फिर वहां पे ये मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जब यहां ये ब्रेक हो गया तो आगे बैंक किसी को लोन बांट सकेगी क्या, नहीं। जब बैंक लोन बांटेगी नहीं तो कहीं इन्वेस्टमेंट होगी क्या, नहीं। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो लोग सेविंग करेंगे क्या, नहीं, है ना। तो ये पूरा सर्कल जो है क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन ये तीन चीजों पे डिपेंडेंट है, दैट इज सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड योर इन्वेस्टमेंट। जब तक ये तीनों चीजें चलती रहेगी कैपिटल फॉर्मेशन होता रहेगा, लेकिन जब ये चीजें बंद हो गई, एक भी चीज अगर बंद हो गई तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बंद होने वाला है। ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपिटल। सबसे पहला पॉइंट अपने को यहां पे समझना है, दैट इज योर फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल किसे बोलेंगे सर, ऐसा पैसा या फिर ऐसी चीजें जो बिल्कुल भी क्या है, ड्यूरेबल नेचर की होती है ना, और जिसका यूज करके आप बिजनेस में क्या करोगे, प्रोडक्शन एक्टिविटीज करने वाले हो, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसका आपको यूज आएगा, जिससे आप प्रोडक्शन एक्टिविटीज करोगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। लेट से जो भी आपके टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, फर्नीचर है, जो बिल्कुल भी क्या है, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाले, जिनका लाइफ बहुत बड़ा होता है, उसको अपन ड्यूरेबल बोलते हैं। ओके, सो ऐसे सभी ड्यूरेबल चीजों को अपन क्या मानते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मानते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर सर्कुलेटिंग कैपिटल। ऐसी चीजें जिनका यूज बिल्कुल भी कितने बार होगा, एक ही बार होगा पूरे प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं। मई 2025 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, सर्कुलेटिंग कैपिटल के बारे में। ओके, सो क्या बोला, सीड्स है, फ्यूल है, ऐसी चीजें क्या है, सर्कुलेटिंग कैपिटल है। एक बार आपने प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर यूज किया, एक बार यूज है, फिर वो खत्म हो गई, उसका रीयूज है क्या, नहीं है। सो ऐसा कैपिटल जिसका कोई रीयूज नहीं है, जो सिंगल टाइम यूज किया जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, सर्कुलेटिंग कैपिटल। और ऐसा कैपिटल जो क्या होता है, ड्यूरेबल नेचर का होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसका यूज आएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, फिक्स कैपिटल बोलने वाले, है ना। अच्छा, सेम असेट या सेम कैपिटल कई बार आ सकता है क्या, यस। एक ही एग्जांपल अलग अलग टाइप में आ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रियल कैपिटल। रियल कैपिटल किसे बोलेंगे सर, फिजिकल गुड्स के ऊपर लगाया हुआ जो भी पैसा है वो सब क्या है, रियल कैपिटल मान लिया जाता है। यानी कि आपकी जो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी, वो सब क्या है आपके लिए रियल कैपिटल मान ली जाती है। ओके, नेक्स्ट इज योर ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब भाई आपके पास जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं काम करने के लिए, उनकी जो स्किल्स है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो आपके लिए क्या है, एक कैपिटल बोल के काम कर रहा है। अगर वो लोग आपके यहाँ से चले गए तो आपकी बिजनेस को क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना। जैसे लेट से सुंदर पिचई है या रतन टाटा जी है, अभी ये लोग जाने की वजह से क्या इनके कंपनीज को नुकसान हो सकता है क्या, यस। रतन टाटा जी के जाने के बाद टाटा इंडस्ट्रीज पे एक बहुत बड़ा फटका बैठा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। आज दूसरे लोग उसको संभाल रहे हैं, उन्होंने कई सालों पहले से ही प्लानिंग कर रखा था बोल के आज वो सस्टेन कर पा रहे हैं, वरना बहुत बड़ा कोलैप्स यहाँ पे अपने को दिखाई देता था क्या, यस, बिल्कुल दिखाई देता था। सो ह्यूमन कैपिटल अगेन एक इंपॉर्टेंट है भाई, अपने पास में अगर काम करने के लिए अच्छे लोग होंगे तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा, वरना ग्रो करने वाला है क्या, नहीं करने वाला, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज योर टेंजिबल कैपिटल एंड इनटेंजिबल कैपिटल। टेंजिबल किसे बोलेंगे भाई, ऐसी चीजें जिसको अपन सेंसेस से अपने मतलब देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं या छू सकते हैं, ऐसी चीजों को अपन क्या बोलते हैं, टेंजिबल कैपिटल। मतलब मशीनरी है, फर्नीचर है ना, ये सारे क्या है आपके लिए टेंजिबल कैपिटल्स है। इनटेंजिबल कैपिटल मतलब ऐसी चीजें जिनको अपन देख नहीं सकते बट उससे बिजनेस में काम होता है क्या, यस, लंबे समय तक काम आने वाले है क्या, यस। ओके, लेट्स से जो भी आपके सॉफ्टवेयर है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, गुडविल है ना, ये सब आपके लिए क्या है, लाइसेंस वगैरह जो भी आपने ले रखा है, वो सब आपके लिए क्या है, इनटेंजिबल कैपिटल का पार्ट माना जाता है, राइट। नेक्स्ट इज योर इंडिविजुअल कैपिटल एंड योर सोशल कैपिटल। इंडिविजुअल कैपिटल किसे बोलेंगे सर, जो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसे मैं क्या बोलूंगा, इंडिविजुअल कैपिटल बोलूंगा, राइट। लेट्स से जो भी पर्सनल कार है, पर्सनल हाउस है, वो मेरा क्या है, पर्सनल कैपिटल, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसमें क्या बोलता हूँ, पर्सनल कैपिटल। और जो चीजें सोसाइटी को बिलोंग करती है, सोसाइटी एट लार्ज को, है ना, जनता में सबका है, किसी एक का है क्या, नहीं। मतलब रोड सबका है क्या, यस, तो रोड इज अ सोशल कैपिटल। स्ट्रीट लाइट सबकी है तो क्या हो गया, सोशल कैपिटल, है ना। ऐसे ही चीजें जो सोसाइटी में सबकी है, किसी एक का उसमें अधिकार नहीं है, उसको क्या बोलेंगे अपन, सोशल कैपिटल बोलने वाले हैं। सो रोड्स है, ब्रिजेस है, डैम्स है, ये सब क्या है, ये सोशल कैपिटल का पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर फ्लोटिंग कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल किसे बोलेंगे सर, ऐसा पैसा जो मल्टीपर्पज यूज के लिए काम आएगा, जो पैसा घूमते रहता है आपके बिजनेस के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग कैपिटल बोलते हैं। सो इट इज द कैपिटल विच कैन बी यूज्ड फॉर द मल्टीपल पर्पसेस, किसी भी चीज के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लोटिंग कैपिटल बोलते हैं, राइट। यहाँ पे अपने तीनों भी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका डिस्कशन क्या होता है, खत्म होता है। अभी अपन आते हैं डायरेक्टली अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज एंटरप्रेन्योर के ऊपर, है ना, यस। आ जाओ, देखो अभी इसको मैं थोड़ा पेपर
रोटेट करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो अपने को यहां पे बात करना है दैट इज अबाउट द एंटरप्रेन्योर, है ना। एंटरप्रेन्योर किसे बोला जाएगा, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो हर वो पर्सन जो क्या करता है, बिजनेस की शुरुआत करता है, जो बिजनेस के अंदर रिस्क मैनेज करता है, रिस्क टेकर जो है उसे मैं क्या बोल सकता हूं, एंटरप्रेन्योर बोल सकता हूं, राइट। ही इज द ऑर्गेनाइजर, ही इज द मैनेजर, ही इज द रिस्क टेकर। इट इज द पर्सन हु इनिशिएट्स द प्रोसेस एंड बियर्स द रिस्क। जो बिजनेस की क्या करता है, शुरुआत करता है और बिजनेस में रिस्क उठाता है, उसे मैं क्या बोलता हूं, एंटरप्रेन्योर बोलता हूं। ओके, यस। सो एंटरप्रेन्योर के ना तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है यहाँ पे, इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन, राइट। बिजनेस की शुरुआत करना, बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्सेस यूज होने वाले हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, यानी कि जो आपका लैंड है, लेबर है, जो आपका कैपिटल है, इन सब का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सबको अपने अपने काम डिवाइडेड होना चाहिए। बिजनेस की शुरुआत कैसे करना है, कौन सा चीज का अपने को बिजनेस करना है, बिजनेस आइडिया क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सभी चीजें डिवाइड करके देना, ये सब काम किसका है, एंटरप्रेन्योर का होता है। सो अगर ऐसा सवाल आ जाए विच इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो आप क्या लिख के आएंगे, इनिशिएटिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। सेकेंड पॉइंट अपने को यहाँ पे बोला है दैट इज द रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग, राइट। बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर किसी एंटरप्रेन्योर का कोई है तो वो कि यही है, दैट इज रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग, राइट। अपने को पता नहीं है बिजनेस में कब प्रॉब्लम्स आ जाए, और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन कौन देने वाला है, एंटरप्रेन्योर देने वाला है। बिजनेस को अगर कभी भी नुकसान होता है तो कौन बियर करेगा, एंटरप्रेन्योर बियर करेगा, राइट। तो यहाँ पे भी अपन ना नुकसान को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक दैट इज जो अपन एनालाइज कर सकते हैं वो, और जो अपन एनालाइज नहीं कर सकते वो, है ना। अभी जैसा लेट से अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फायर हो सकता है, ये मुझे पता है, और फायर का इंश्योरेंस अवेलेबल है क्या, यस, तो वो ऐसा रिस्क है जो कैलकुलेटेड है, और उसके लिए मैं क्या ले सकता हूँ, इंश्योरेंस लेके अपने आप को सिक्योर कर सकता हूँ। तो दैट इज अगेन अ पॉइंट। और कुछ रिस्क ऐसे होते हैं, लेट से टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना, मार्केट में नए कॉम्पिटिटर्स आ जाना, है ना, अपना प्रोडक्ट जो है बिल्कुल भी ऑब्सोल्यूट हो जाना, या उस चीज का ट्रेंड चला जाना, ये सब अपने लिए क्या है, ऐसे नुकसान है जिसका कोई कैलकुलेशन था क्या, नहीं था, और इसके किसी लॉस का कोई रिकवरी देने वाला है क्या, नहीं देने वाला। तो ऐसे चीजों के लिए आपको खुद क्या करना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा। तो एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फंक्शन है तो वो यही है, क्या, रिस्क टेकिंग, है ना। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी हर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना चाहिए, तो ही उसका काम बनेगा, वरना बनने वाला है क्या, नहीं। देन द लास्ट पॉइंट इज योर इनोवेशन, है ना। अभी इनोवेशन के बारे में किसने बोला है, स्कम्टर ने अपने को इनोवेशन के बारे में बोला है। इसके ऊपर बहुत बार एमसीक्यू बनता है। ओके, इनोवेशन इज द ट्रू फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि भाई हर एक एंटरप्रेन्योर ने इनोवेशन करना चाहिए क्या, यस। विदाउट इनोवेशन किसी भी एंटरप्रेन्योर का बिजनेस नहीं चल सकता, राइट। जब भी आप कोई बिजनेस की शुरुआत करते हो, है ना, या तो नए प्रोडक्ट बनाने में इनोवेशन करो, या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर अपडेट्स लाके क्या करो, इनोवेशन करो, बट इनोवेशन इज द मस्ट। अगर आप इनोवेशन नहीं करते हो तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, बिल्कुल भी बंद हो जाएगी। आपका धंधा कभी चलने वाला है क्या, नहीं चलने वाला। तो इनोवेशन इज मस्ट, हर एक एंटरप्रेन्योर ने इनोवेशन करना ही चाहिए। तो दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, या दीज आर द थ्री फंक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है ऐसा, देखो सिंपल बोल रहा हूं मैं तुमको, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए विच इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन, तो कौन सा लिख के आएंगे, इनिशिएटिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। अगर ऐसा पूछ लिया विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, तो क्या लिखेंगे, रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग। एंड ऐसा अगर पूछ लिया जाए विच इज द ट्रू फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, तो क्या होगा, इनोवेशन, राइट। विच इज द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर ऐसा पूछ लिया जाए, और तीनों भी ऑप्शन दिए और नीचे ऑल ऑफ द अबव दिया है, तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, ऑल ऑफ द अबव आपको सिलेक्ट करके आना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो यहाँ पे अपने को 5 ऑब्जेक्टिव समझने हैं। जनरली तो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द सोल ऑब्जेक्टिव, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है ना। 5 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे अपने को बताए वाले। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज योर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। अभी ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है कि हर एक बिजनेस एंटरप्राइज ने सबसे पहले अपने सर्वाइवल पे फोकस करना चाहिए, है ना। अगर आप सर्वाइव कर जाओगे तभी आप फ्यूचर में जाके ग्रोथ और एक्सपेंशन कर सकते हो, तभी आप फ्यूचर में पैसा कमा सकते हो। अगर आपका सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है तो आपका कभी भी बिजनेस बनने वाला है क्या, नहीं। लेट्स से अगर कोई बिजनेस, नया नया बिजनेस जो है वो मार्केट में आता है और अपने प्रोडक्ट बिल्कुल भी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत ही महंगे में बेच रहा है, क्या उसका प्रोडक्ट बिकेगा क्या, नहीं बिकेगा। क्या वो बिजनेस चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। तो आपका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं हुआ तो आपका कभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा नहीं। तो सबसे पहले अपना फोकस क्या होना चाहिए, सर्वाइवल पे होना चाहिए। अभी सर्वाइवल मतलब क्या सर, राइट। सर्वाइवल का मतलब है कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो वो आपने कम से कम एटलीस्ट आपका जो भी
कॉस्ट है उतने पे बेचना चाहिए, इसको अपन क्या बोलते हैं, सर्वाइवल। अगर आप आपके प्रोडक्ट को कॉस्ट के बिलो बेचते हो तो ये भी अच्छी बात है क्या, नहीं है, तो वहां पे आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। और अगर बहुत महंगा भी करके बेचोगे तब भी होगा क्या, नहीं। सो एटलीस्ट आपने इनिशियली क्या करना चाहिए, सर्वाइवल पे फोकस करना चाहिए, और जितना उसका कॉस्ट है उतने में ही प्रोडक्ट को में भी बेच देना चाहिए। एक बार अगर सर्वाइवल हो गया ना, तो आगे जाके आप क्या कर सकते हो, ग्रोथ और एक्सपेंशन कर सकते हो। ग्रोथ कैसे करेंगे, मार्केट शेयर कैप्चर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ग्रोथ होगा, है ना। धीरे धीरे बिजनेस में जब पैसा कमा लोगे तब क्या करोगे, ग्रो करोगे। तो ये आपका ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले क्या, सर्वाइवल, उसके बाद में ग्रोथ और एक्सपेंशन, राइट। यस, ग्रोथ के बारे में किसने बोला है वैसे, आर.एल. मैरिस, इन्होंने अपने को ग्रोथ के बारे में समझाया है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो अपना आता है दैट इज योर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर अपन किसकी बात करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। इकोनॉमिक है मतलब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, है ना। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के जब आप पीछे भागने लगते हो तब आपका मार्केट शेयर कैप्चर होगा क्या, नहीं होगा। तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम बन रहा था। देन अपन ने यहाँ पे समझा था कि सर व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट, है ना। इकोनॉमिक प्रॉफिट किसे बोला जाएगा। अभी देखो प्रॉफिट का सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को पता है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से इसको अपन प्रॉफिट मानते क्या, नहीं मानते। इकोनॉमिक्स में नया टाइप ऑफ प्रॉफिट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं। इसके फॉर्मूला में भी आपको दिखा, राइट। अभी आ जाओ फॉर, ओके, ये देखो यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे सारे, दैट इज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बट ये हो गया आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट, जिसको अपन बुकिंग प्रॉफिट, बुक्स प्रॉफिट बोल सकते हैं, या बिजनेस का प्रॉफिट बोल सकते हैं। बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्रॉफिट है क्या, नहीं। इकोनॉमिक्स के हिसाब से कॉस्ट भी आपकी अलग होती है ना। जितना भी कॉस्ट आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, है ना। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड नहीं करते बट एक्चुअल में आपके क्या है, खर्चे है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अभी इम्प्लिसिट कॉस्ट के मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, लेट्स से, ठीक है। आपकी खुद की कोई ऑन प्रीमाइसेस है, वो आप आपके बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, है ना। अभी इसका रेंट क्या आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे क्या, नहीं, क्योंकि आप खुद को कोई कमाई दे रहे हो क्या, यहां से रेंट का रेंट दे रहे हो क्या, नहीं दे रहे हो, तो आपने बुक्स में लिखा भी नहीं है। बट ये खर्चा क्या आपके लिए है क्या, यस। अगर आप ये जगह खुद यूज नहीं करते अपने बिजनेस के लिए, तो किसी और को क्या करते थे, रेंट पे देते थे, तो क्या वहां से कमाई हो सकती थी क्या, यस। लेकिन अभी बिजनेस में यूज करने से वो हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, है ना। मैं अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए का कैपिटल लगाता हूं, मैं अगर बिजनेस में पैसा नहीं लगाता था तो उसको कहीं पे एफडी में रख सकता था, इन्वेस्ट कर सकता था, वहां से मुझे 8-10% के रिटर्न मिलता था क्या, यस। तो वो जो रिटर्न मुझे मिल सकता था बट मिला नहीं, तो वो मेरे लिए क्या है, कॉस्ट है, दैट इज माई इम्प्लिसिट कॉस्ट, है ना। तो जो भी ऑन्टरप्रेन्योर के ओन रिसोर्सेस के लिए जो इनकम हो सकती थी बट हुई नहीं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स के अंदर उस कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा क्या, यस। तो यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना होता है व्हाट इज योर इकोनॉमिक कॉस्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये दोनों को मिला के क्या बनता है आपका, इकोनॉमिक कॉस्ट बनता है। फिर इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे आएगा, टोटल रेवेन्यू में से जब आप इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस करोगे तब आपको क्या मिलेगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलने वाला है, यस और नो, यस, ठीक है। अभी इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम पे आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट भी चेक करना है और इकोनॉमिक प्रॉफिट भी चेक करना है। अभी इकोनॉमिक प्रॉफिट सिंपली बोलता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखो कि अगर समझो मैं अपने बिजनेस से 20 लाख रुपए कमा रहा हूं, और अगर समझो मैं ये बिजनेस ना करता तब भी मैं कहीं ना कहीं जॉब करके अपनी इस जगह को रेंट पे देके या फिर अपने कैपिटल को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके 20 लाख रुपए कमा सकता था। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने कोई कमाई करी क्या, नहीं करी। मैं जितना बिजनेस से कमा रहा हूं उतना मैं बिजनेस ना करके भी कमा सकता था। तो ये मेरे लिए क्या है, दिस इज माई जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, राइट। इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी अपन इसको बोलते हैं। जहां पे आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, है ना। ये भी अपन बोल सकते हैं क्या, यस। जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट किसे बोला जाएगा, जहां पे आपने बिजनेस से जितना पैसा कमाया उतना ही पैसा आप बिजनेस ना करके भी कमा सकते थे, आपके ओन रिसोर्स को कहीं ना कहीं और लगा के, यस और नो, यस। सो दैट इज योर पॉइंट ऑफ योर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, है ना। एंड एवरीथिंग विच इज ओवर एंड अबव योर इकोनॉमिक प्रॉफिट और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, है ना। अगर समझो कभी भी ऐसा होता है कि आप बिजनेस से कम पैसा कमाते हो और बिजनेस ना करके ज्यादा कमा सकते थे, तो आपने बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक लॉस। तो ये सारी सिचुएशंस आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखनी है, जो कहां पे आती है, आपकी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आती है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं बल्कि आपको क्या कमाना है, इकोनॉमिक प्रॉफिट कमाने का है, कि आपका बिजनेस इकोनॉमिकली प्रॉफिट होना चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट में रह चलेगा क्या, नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट आ रहा है, इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आप अगर बिजनेस ना भी करते तो कहीं और
और अच्छा काम कर सकते थे, और ज्यादा पैसा कमा सकते थे। जैसा मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि बिजनेस से अगर मैं 15 लाख रुपए कमा रहा हूं और बिजनेस ना करके मुझे अगर 20 लाख की जॉब मिल सकती थी, तो मेरे लिए 5 लाख का क्या हो गया, नुकसान हो गया, है ना। दिस इज व्हाट माय इकोनॉमिक लॉस। तो मैंने बिजनेस करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। ये अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट में अपन समझते हैं। थर्ड पॉइंट अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था, दैट इज योर सोशल प्रॉफिट, सोशल ऑब्जेक्टिव, सॉरी सोशल ऑब्जेक्टिव किसे बोलेंगे अपन, भाई सोसाइटी के लिए अपन ने कुछ करना चाहिए। अपन ने सोसाइटी के रिसोर्सेस यूज किए ना, तो इन रिटर्न भी उनको कुछ देना अपना काम है। क्या देंगे सर इन रिटर्न उनको अपन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो, पोल्यूशन रिड्यूस कर दो, है ना, ऐसी चीजें करो जो सोसाइटी के भले में हो। यस और नो, यस दिस इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव। फोर्थ पॉइंट अपन यहाँ पे डिस्कस किया था, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। भाई अपने पास जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके भले के लिए अपन ने कुछ करना चाहिए, है ना। उनके लिए अपन ने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना चाहिए, उनके लिए अपन ने प्रोविडेंट फंड में पैसा लगाना चाहिए, उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए डिस्कशंस के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर। यस और नो, यस ये सारी चीजें क्या है आपकी ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में आती है कि आपके एम्प्लॉइज को एक फेयर रेम्यूनरेशन दो, उनको वर्क क्लाइमेट अच्छा दो, उनको जो है वो एक अच्छी सैलरी वगैरह आपने प्रोवाइड करनी चाहिए। दिस इज योर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। उनको डिसीजन मेकिंग में आपने जो है वो इन्वॉल्व करना चाहिए। दिस इज योर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, है कि नहीं। एंड द लास्ट पॉइंट इज योर नेशनल ऑब्जेक्टिव। नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, भाई आपने क्या करना है, आपने जो है वो जो भी आपके पूरे नेशन के लिए अच्छा हो वो काम आपने करना चाहिए, है ना। सरकार जिस चीज को प्रमोट करना है वही बिजनेस आपने करना चाहिए। सरकार किसी चीज को अगर बैन करवाता है तो वो एक्टिविटी आपने करनी चाहिए क्या, नहीं करनी चाहिए। तो आपने ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपके रखने हैं जो किसके भले में हो, नेशन के भले में हो, है ना। जो नेशन में चीजें चल रही है उसका अपन ने काम करना चाहिए। लेट से जो भी नेशन की सिचुएशन है, वॉर की सिचुएशन चल रही है, और आप जो है वो अपने सारी रिसोर्सेस कहां पे लगाने चाहिए, फिर आपने वॉर के ऑब्जेक्टिव्स में लगाने चाहिए, उन लोगों को बचाने में लगाने चाहिए। यस और नो, यस। तो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में अपने को क्या बोला है, जो भी देश का हित है वहां पे अपन ने काम करना चाहिए, इसको अपन बोलते हैं नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यस और नो, ये 5 ऑब्जेक्टिव्स अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन योर एंटरप्राइज, है ना। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम अपन ने बात किया था, प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा ऑब्जेक्टिव अपन को चूज करना चाहिए, मतलब क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दूं या मार्केट शेयर पे ध्यान दूं। क्योंकि प्रॉफिट कमाना है तो सेल्स प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, और मार्केट शेयर कमाना है तो प्राइसिंग को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और प्राइसिंग कम करेंगे तो प्रॉफिट होगा क्या, नहीं होगा। तो दोनों भी साइड बाय साइड हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो अपने क्या करना है, इनके बीच में कॉन्वर्जेंस क्रिएट करना है और स्टेडी ग्रोथ रेट अपने को मेंटेन करके चलना चाहिए। ऐसा किसने बोला था, आरएल मॉरिस ने बोला था। यस और नो, याद है। चलो नेक्स्ट पॉइंट इज योर प्रॉब्लम ऑफ लोकेशन ऑफ प्लांट एंड साइज। आपने आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पे लगाना चाहिए, मार्केट के पास में लगाना चाहिए या फिर रॉ मटेरियल के पास में लगाना चाहिए, ये आपका सबसे पॉइंट है ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि अपने कितना बड़ा साइज ऑफ प्लांट लगाना चाहिए, छोटा लगाओ या बड़ा लगाओ। बहुत बड़ा लगा दूंगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और छोटा लगा दूंगा तो प्रोडक्शन फुलफिल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, राइट। तो दोनों का एक आपको देखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन क्रिएट करके, जो आपके लिए बेस्ट बनता है वो ऑप्टिमम प्रोडक्शन करने वाला प्लांट आपने लगाना चाहिए, है ना। यहां पे आपको ध्यान देना है अबाउट द कॉस्टिंग। जहां पे आपका कॉस्ट सबसे कम बनता हो वहां पे आपने क्या करना चाहिए, प्लांट लगा देना चाहिए, फिर वो मार्केट के पास रहो या फिर वो रॉ मटेरियल के पास में रहो, राइट। डिपेंडिंग ऑन द कॉस्टिंग यहाँ पे आप डिसीजन ले सकते हो। थर्ड पॉइंट अपन ने यहाँ पे बात किया था, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। क्या आपके पास में फिजिकल फैसिलिटीज प्रॉपरली अवेलेबल है क्या। अभी इसके अंदर आते हैं आपके टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, वो हो गया, प्लस आपके लेबर, क्या आपको लेबर मिल रहा है क्या, क्या आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बराबर मिल रहे हैं क्या। ये फिजिकल फैसिलिटीज आपको प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए, टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए, ये आपका थर्ड प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम अपन ने बात किया, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। पैसा है क्या सर आपके पास में, सबसे पहले ये देखो कि पैसा कितना चाहिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। नेक्स्ट, ये पैसा आएगा कहां से, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना है, इक्विटी से लाएंगे या डेट से लाएंगे, या किसी और से उधारी लेके आना है, या बॉन्ड से पैसा जनरेट करना है, क्या करना है, बैंक लोन लेना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैसे डिवाइड करना है, क्या उसको डिविडेंड बोल के डिस्ट्रीब्यूट करना है या उसको री इन्वेस्ट करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉस्टिंग, है ना। क्या प्रोडक्ट में बिल्कुल भी सस्ते सस्ते में बना पा रहा हो नहीं, ये आपको चेक करना है। अगर नहीं बन पा रहे तो और आइडियाज लगाओ कि कैसे आप उसको और भी सस्ता कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आपको बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा रखने का है, क्या आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट रखना चाहते हो या फिर डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट रखना चाहते हो, ये आपका सवाल है। सेंट्रलाइज रखोगे तो खर्चा लगेगा कम और एक आदमी सारी चीजें देखता रहेगा, बट पॉइंट ये किसके लिए पॉसिबल है, जो छोटे बिजनेस होते हैं। बड़े बिजनेस के लिए पॉसिबल है क्या, नहीं। बड़े बिजनेस को क्या रखना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, जहां पे हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक अलग मैनेजर होगा, हर एक कंपनी का एक सीईओ होगा, है ना, हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड होगा,
अभी ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एसबीयूज आप क्रिएट कर सकते हो, है ना। डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट वहां पे लगा सकते हो, है ना। सीईओ है, फाइनेंस है, लॉजिस्टिक्स है, एचआर है, अकाउंट्स है, प्रोडक्शन है, टैक्स है, इन सब के लिए क्या लगा दिया, अलग अलग पर्सन लगा दिया। एक के पीछे कुछ भी लफड़ा है क्या, नहीं। दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कैसा रखना है कौन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे तो पैसा भी ज्यादा लेंगे, कमाई कम, खर्चा ज्यादा, राइट। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान देना पड़ेगा। मार्केटिंग के अंदर 4 पीस इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट के अंदर क्या बोला है कि जब भी आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो तो आपने प्रोडक्ट का ब्रांड, क्वालिटी, पैकेजिंग, सारी चीजें बतानी चाहिए क्या, यस। वैरायटी कितने अवेलेबल है वो भी बताना चाहिए, हर चीज प्रोडक्ट के बारे में बता दो। नेक्स्ट बोला है प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है वो भी उनको डिस्क्लोज कर दो, डिस्काउंट क्या मिलेगा, गिफ्ट क्या मिलेंगे, कंसेशन क्या मिलेंगे वो भी उनको बता दो। थर्ड, प्लेस। प्लेस कहाँ करना है भाई मार्केटिंग, है ना। प्लेस मतलब आपका लोकेशन कहाँ पे है, ओके, आपका लेआउट कैसा है, आपका डिजाइन कैसा है ना, वो भी चीजें वहां पे उनको एक्सप्लेन करो, ओके। अच्छा, फिर उसके अंदर अपन ने ये भी बोला था कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा है, उसके अंदर आपका वेयर हाउस कैसा है वो भी आपने बोलना चाहिए, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रमोशन। मार्केटिंग करनी कहाँ पे है, ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग करोगे, रेडियो पे करोगे, न्यूज़पेपर में आएगा, कहाँ पे आएगा, ये भी आपने डिफाइन करना चाहिए। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ योर प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग। डिसीजन लेना पड़ेगा ना इन सब का, यही आपका क्या है, प्रॉब्लम है। 4 पीस कौन से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, है ना। आपको इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छे रिलेशन बना के चलने पड़ेंगे क्या, यस। जितने भी आपके पास काम करने वाले लेबर है उन सबके साथ में कोई एक अच्छा रिलेशनशिप बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोग मन लगा के काम नहीं करेंगे तो काम होगा क्या, नहीं होगा। आपके जितने भी पियर्स है, आपके जितने कॉम्पिटिटर्स है क्या, उनके भी साथ एक अच्छा रिलेशन बना के चलना पड़ेगा क्या, यस। इंडस्ट्री के अंदर आपको सबके साथ क्या करना है, एक गुड रिलेशन बना के चलना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। द लास्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज। जब से बिजनेस शुरुआत करनी है या फिर बिजनेस को कंटिन्यू करना है तो बिजनेस को बंद करना है, हर एक जगह पे कई सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है क्या, यस, है ना। बिजनेस के रजिस्ट्रेशन से लेके बिजनेस के वाइंडिंग अप तक सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको फुलफिल करनी है। बिजनेस जब चल रहा है तब आपको टैक्स के कंप्लायंसेस फुलफिल करने पड़ेंगे, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, जीएसटी भरना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, कई सारे टैक्सेस आप पे लगाए जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब आपके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज है, और ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज किसको खत्म करनी है, आपको पूरी करनी पड़ेंगी, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। तो ये सारे ही प्रॉब्लम्स किसके सामने है, एंटरप्राइज के सामने है, एंटरप्रेन्योर के सामने है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या, यस। यहाँ पे आपके चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो खत्म हो जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ योर रिटर्न्स टू स्केल। इसका वीडियो आपको सेकंड पार्ट में आएगा, तो सेकंड पार्ट में बिल्कुल भी कंटिन्यूड रहिए। इस वीडियो में हमने जो है वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताए वो सारे अपन ने कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का, उसके अंदर अपन बात करने वाले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इसके बारे में। प्लस साथ ही साथ जो भी आपका आइसो कॉस्ट वगैरह है, आइसो कॉन्ट है, एंड योर प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है, उसके लिए अपन वहां पे बात करेंगे इन योर पार्ट नंबर 2। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।